आज से कई सौ साल बाद भविष्य में फॉर्मिक्स नाम के अजीबोगरीब जीवों ने भयंकर हमला करके करोड़ों इंसानों को खत्म कर दिया था। आखिरकार मेजर नाम के एक पायलट ने अपने प्लेन को फॉर्मिक्स की स्पेसशिप से टकराकर अपनी जान दांव पर लगा दी और बलिदान देकर पृथ्वी को बचा लिया। इसके बाद 50 साल बाद हम देखते हैं कि इंटरनेशनल फ्लट नाम की एक जगह पर बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती थी ताकि वे आगे चलकर होने वाले हमलों में फॉर्मिक्स से पृथ्वी की रक्षा कर सकें। इन बच्चों को युद्ध की गेम्स के जरिए ट्रेनिंग दी जाती थी और सबकी गर्दन पर एक मॉनिटर लगा था जिसके जरिए उनकी स्किल्स पर नजर रखी जाती थी। इन बच्चों में से सबसे अच्छा खिलाड़ी था एंडर, जिसकी स्किल्स इतनी जबरदस्त थी कि बाकी बच्चों को लगता था वह चीटिंग से जीतता है, मगर एंडर ने कभी इस बात का जवाब नहीं दिया। कर्नल ग्राफ को यकीन था कि एंडर ही आने वाले समय में उनका हीरो बनेगा, लेकिन मेजर एंडरसन अब भी इससे पूरी तरह सहमत नहीं थी, क्योंकि उसके मुताबिक उन्हें स्किल्स के साथ साथ एक लीडर की शख्सियत भी चाहिए थी। फिर एक दिन एंडर को मॉनिटर निकालने के लिए लैब में बुलाया गया, जिसका मतलब यह था कि उसका प्रोग्राम पूरा हो गया था। इस सर्जरी में उसे काफी दर्द हुआ। जैसे ही वह लैब से बाहर आया, उससे जलने वाले बच्चों ने उसे घेर लिया और उस पर चीटिंग का इल्जाम लगाकर उसे पीटने लगे। अब एंडर की गर्दन पर मॉनिटर नहीं था, इसलिए वह खुद का बचाव करने से पीछे नहीं हटा। उसने इन बच्चों के लीडर को अच्छा मजा सिखाया, जिससे बाकी बच्चे डरकर खुद ही पीछे हट गए। इधर ग्राफ और एंडरसन अब भी कैमरे के जरिए यह सब देख रहे थे और ग्राफ एंडर के फैसले से काफी खुश था। आखिरकार जब एंडर घर लौटा तो उसने अपनी बहन वैलेंटाइन को पूरी बात बताई। बाद में डिनर के दौरान एंडर के माँ बाप ने उसे समझाया कि उसने अपना बचाव करके कुछ गलत नहीं किया। तभी अचानक ग्राफ और एंडरसन उनके घर पर आ पहुँचे। उन्होंने एंडर से कुछ सवाल पूछे और आखिरकार कहा कि एंडर टेस्ट में पास हो चुका है। उसने उन लड़कों को अपने बचाव के लिए मारा था, न कि इसलिए कि उसे मजा आ रहा था। ग्राफ को लगता था कि एंडर का दिमाग भी मेजर की तरह तेज है, इसलिए वह चाहता था कि एंडर प्रोग्राम में वापस लौट आए। इसके बाद वह मॉनिटर के बिना ही ग्रेजुएट होकर वेटल स्कूल चला जाएगा। आखिरकार एंडर राजी हो गया और वह एक स्पेसशिप में पहुंचा, जिसमें वह और बाकी बच्चे एक साथ वेटल स्कूल जाने वाले थे। वहां एंडर की मुलाकात वीन और अलाय नाम के बच्चों से हुई। जल्द ही ग्राफ उनसे मिलने आया और एंडर ने उससे कुछ मजाक किया। तब ग्राफ ने बच्चों से कहा कि एंडर उनकी क्लास का सबसे स्मार्ट बच्चा है। यह सुनते ही सभी बच्चे हैरानी से उसकी ओर देखने लगे। आखिरकार जब वह सब वेटल स्कूल पहुंच गए तो एंडर ने ग्राफ से कहा कि उसकी वजह से सभी बच्चे उसे नफरत करने लगे हैं, पर ग्राफ का कहना था कि इस युद्ध को जीतने के लिए उनकी फौज को एक लीडर की जरूरत है। खैर, बाद में जब एंडर अपने कमरे में पहुंचा तो कुछ बच्चे पहले से उसकी स्किल्स परखने के लिए तैयार खड़े थे, पर उसी समय सार्जेंट डेप वहां आ गया और गुस्से में सबको यहाँ के रूल समझाए। फिर क्लास के दौरान ग्राफ ने सबको अपनी जिम्मेदारियां समझाई और उन्हें मेजर की जीत की वीडियो दिखाई, जिसमें उसने एलियंस की स्पेसशिप का खात्मा किया था। लेकिन एंडर को यह वीडियो थोड़ी अजीब लगी। अगली सुबह उनकी टीम को वेटल रूम में ले जाया गया। ग्राफ ने एंडर को सबसे पहले भेजा और फिर धीरे धीरे बाकी बच्चे भी बिना ग्रेविटी के अपना रास्ता ढूंढना सीख गए। फिर एंडर और बैन ने मिलकर अपने हथियार इस्तेमाल करके देखने का फैसला किया। तब उन्हें पता चला कि उनकी गोली शरीर के किसी भी हिस्से को छुएगी तो वह हिस्सा वही जाम हो जाएगा। आखिरकार ग्राफ ने सबको पास बुला लिया और बताया कि बैटल रूम में वे बाकी स्कूल की टीम के साथ मुकाबला करेंगे। इसके बाद डैप ने उन्हें गेम्स के रूल समझाए। अगर वे दुश्मन के हाथ या पैरों पर वार करेंगे तो 1 पॉइंट मिलेगा और छाती पर वार करने पर 6 पॉइंट मिलेंगे। अगर दोनों टीम में से कोई भी खिलाड़ी बिना गोली खाए दुश्मनों के दरवाजे तक पहुंच गया तो उसकी टीम जीत जाएगी। अगले 3 महीने तक एंडर ने स्कूल में जमकर ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें एलियंस के फ्लाइट पैटर्न सिखाने के साथ साथ मार्शल आर्ट की भी ट्रेनिंग दी जाती। एंडर को लगता था कि उन्हें अपने दुश्मनों के बारे में पूरी तरह जानकारी नहीं है। सच तो यह था कि किसी ने उन्हें कभी यह नहीं बताया कि आखिर मेजर ने कैसे पूरी एलियन फौज को हराया था। ग्राफ ने एंडर से कहा कि वह सबका लीडर बने, मगर एंडर नहीं जानता था कि यह कैसे कर पाएगा। यहाँ सब एक दूसरे से अलग थे और एंडर का कोई भी दोस्त नहीं था। फिर एक शाम ग्राफ ने उनकी क्लास को बताया कि उनसे आगे की क्लास के कुछ बच्चे कमांड स्कूल में नहीं जा पाए, इसलिए अब उनके पास यह मौका था। अगले दिन उनकी टीचर ने यह बताया कि डीप स्पेस नेविगेशन टेस्ट में सिर्फ 3 बच्चे पास हुए थे और वे थे इलाय, वीन और एंडर। यह सुनते ही बर्नार्ड ने उन सब पर चीटिंग का इल्जाम लगाया। खैर, बाद में लंच के दौरान क्लास के बच्चे बर्नार्ड को अकेला छोड़कर एंडर के साथ बैठ गए। फिर शाम को एंडर को अपने टैबलेट पर एक गेम मिली तो वह खेलने लगा। अलाय साथ में उसे देख रहा था। इस गेम में एंडर एक चूहा था जिसे 2 ग्लासेस में से कोई एक
चुनना था, लेकिन एंडर जो भी ग्लास चुनता उसमें चूहा मर ही जाता था। आखिरकार उसने सामने मौजूद दानव पर हमला करने का फैसला किया और उसे हराते ही यह लेवल पार हो गया। एलाई को समझ नहीं आया कि यह कैसे हुआ, तो एंडर ने कहा कि एकेडमी उन्हें हिंसक बनाने की कोशिश कर रही है। उधर ग्राफ और एंडरसन भी यह गेम देख रहे थे, क्योंकि यह भी एक टेस्ट था। एंडरसन एंडर के जीतने पर काफी हैरान हुई, क्योंकि आज तक पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। इससे यह साबित हो गया था कि एंडर एक बेहतरीन खिलाड़ी है। जल्द ही एंडर को सैलेमेंडर आर्मी में भेज दिया गया, जो आज तक कोई भी मुकाबला न हारने के लिए जानी जाती थी। जब एंडर उनकी टीम में पहुंचा तो उनकी मुलाकात हुई पेट्रा से, जो इस टीम की इकलौती लड़की थी। फिर वह इस टीम के लीडर बोंजो से मिला, जो एंडर के आने पर काफी गुस्सा था, क्योंकि उसका मानना था यह दुबला पतला सा लड़का हमसे बेहतर है, क्या क्यों डाल रहे हो हमारी टीम में। बोंजो ने एंडर से सीधे तौर पर कहा कि वह उसे जल्द से जल्द वापस भेज देगा और तब तक कोशिश करना कि किसी के रास्ते में न आ जाए। उसने यह भी कहा कि बैटल रूम में होने वाले मुकाबले के दौरान जब तक उनकी टीम दुश्मनों के दरवाजे तक नहीं पहुंच जाती, तब तक एंडर एक कोने में चुपचाप खड़ा रहे। खैर, बाद में पेट्रा ने एंडर को बताया कि बैटल रूम प्रैक्टिस के लिए हमेशा खुला रहता है, इसलिए अगर वह चाहे तो ट्रेनिंग में उसकी मदद कर सकती है। एंडर राजी हो गया और फिर दोनों बैटल रूम में पहुंचे, जहां पेट्रा ने उसे कुछ ट्रिक्स सिखाई जिनसे वह एक बेहतरीन शूटर बन सकता है। लेकिन जब बोंजो ने उन दोनों को इकट्ठे कमरे में आता देखा तो वह गुस्से से भर गया और एंडर से कहा कि उसे प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। तब एंडर ने उससे कहा कि वह उससे अकेले में बात करना चाहता है। इसके बाद एंडर ने बोंजो से कहा, ट्रेनिंग के टाइम में मैं तेरी एक हर बात मानूंगा, लेकिन बाकी समय में बाप नहीं है तू मेरा, समझा। कुछ समय बाद पहला मैच शुरू हुआ और एंडर बोंजो के कहने पर कोने में ही खड़ा रहा, लेकिन जल्द ही उनकी टीम हारने लगी तो एंडर पेट्रा की जान बचाने के लिए कूद पड़ा। फिर उन्होंने मिलकर एक प्लान बनाया। पेट्रा ने एंडर को धक्का दिया और वह जमने का नाटक करते हुए गिरने लगा, जिससे उसने 2 बंदूकें चुरा ली और अचानक दुश्मनों पर जोरदार हमला बोल दिया। आखिरकार सैलेमेंडर्स टीम की जीत हुई और उधर ग्राफ एंडर की बहादुरी देखकर बेहद खुश हुआ। फिर लंच के दौरान बाकी सैलेमेंडर्स ने एंडर को मुकाबले से दूर रखने के लिए बोंजो को सुनाया, क्योंकि वह तो बहुत बढ़िया प्लेयर था। बाद में जब एंडर और पेट्रा मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रहे थे तो बोंजो ने बीच में आकर एंडर को जोरदार मुक्का मारा। बोंजो ने एंडर से कहा कि अगर अगली बार उसे नीचा दिखाया तो जान से मार दूंगा। अगले दिन ग्राफ ने एंडर को अपने ऑफिस में बुलाकर पूछा कि क्या वह अपनी खुद की टीम बनाकर उसका लीडर बनना चाहेगा। उसकी टीम का नाम होगा ड्रैगन आर्मी। जल्द ही एंडर इसके लिए राजी हो गया। आखिरकार डैप ने एंडर को उसका नया कमरा दिखाया, जहां वह अपनी टीम से मिला, जिसमें एलाई, वीन और बर्नार्ड भी शामिल थे। एंडर ने कहा कि वे एक दूसरे के साथ इज्जत से पेश आएंगे और एक टीम की तरह मिलकर काम करेंगे। इसके बाद एंडर ने अपनी टीम से कड़ी मेहनत करवाई और जल्द ही उनकी टीम तीसरे रैंक पर आ गई। तब एंडरसन ने ग्राफ को याद दिलाया कि उन्हें ऊपर से ऑर्डर्स मिले हैं और जल्द से जल्द आगे जाने वाली टीम का नाम भेजना होगा। पर ग्राफ इस बात से परेशान था कि ड्रैगन्स अब तक पहले रैंक पर नहीं पहुंचे थे। तब ग्राफ ने ऐसा आइडिया निकाला जो आज तक कभी नहीं हुआ था। उसका कहना था कि वह पहली 3 टीम्स ड्रैगन्स, सैलेमेंडर्स और लेपर्ड्स के बीच मुकाबला कराएगा और जो जीतेगा वही आगे जाएगा। उसी पल सभी टीम्स को खबर दे दी गई। हड़बड़ी में तैयार होते हुए एंडर की टीम के एक प्लेयर्स के पैर में चोट लग गई। अब एंडर ने उसे इलाज के लिए भेज दिया और एक खिलाड़ी कम लेकर भी मुकाबले के लिए तैयार हो गया। मगर खुशकिस्मती से ग्राफ ने उस लड़के की जगह पेट्रा को एंडर की टीम में भेज दिया। अब एंडर ने सबसे पहले एक लड़के को पेट्रा की ढाल बनाकर भेजा, ताकि वह अपनी बेहतरीन निशानेबाजी से दरवाजे पर मौजूद योद्धाओं का सफाया कर सके। इसके बाद उसने वीन की कमर पर रस्सी बांधकर उसे पूरे कमरे का मुआयना करने भेजा। इससे मिलने वाली जानकारी की मदद से एंडर ने आगे का प्लान बनाया। फिर उसकी टीम ने एलाई के चारों ओर गोला बनाया और वह सीधा दुश्मनों के दरवाजे तक पहुंचे। आखिरकार वे मुकाबला जीत चुके थे। गेम के बाद बोंजो ने शावर में जाकर एंडर को मुकाबले के लिए ललकारा। एंडर को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, पर उसके आसपास अपना बचाव के लिए कोई दूसरा चारा नहीं था। इस दौरान एंडर ने गलती से बोंजो को इतनी जोर से धक्का दे दिया कि वह जमीन से टकराकर बेहोश हो गया। अब बोंजो को जल्द से जल्द सर्जरी के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां एंडरसन और पेट्रा एंडर को हौसला दे रहे थे। पर तभी ग्राफ एंडर को अकेले में बात करने के लिए ले गया। ग्राफ ने कहा कि बोंजो जिंदा बच जाएगा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन एंडर को उसकी बात पर पूरी तरह यकीन नहीं था। तब ग्राफ ने कहा कि सर्जरी के बाद बोंजो को रिकवरी के लिए धरती पर वापस भेज दिया जाएगा। इस पर एंडर ने कहा कि वह धरती पर वापस जाकर अपनी बहन से मिलना चाहता है, पर ग्राफ ने उसे प्रोग्राम बीच में छोड़कर जाने की इजाजत नहीं दी, तो एंडर ने खुद ही प्रोग्राम
प्रोग्राम छोड़ दिया। बाद में एंडरसन ने ग्राफ को समझाया कि थोड़ा तो रहम खाओ, बच्चे ही तो है। इस पर ग्राफ ने पूछा कि क्या एलियंस हम पर तरस खाएंगे? अगर इंसानियत को बचाना है तो इन बच्चों को योद्धाओं में बदलना होगा। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि जब धरती पर वैलेंटाइन अपने घर पर लौटी तो उसने देखा कि ग्राफ उससे मिलने आया था। इसके बाद ग्राफ ने वैलेंटाइन से कहा कि अपने भाई को समझाने में मेरी मदद करो। वैलेंटाइन ने एंडर को समझाया कि अपने बचाव के लिए उसने बोंजो पर हमला करके कोई गलती नहीं की और वह हमेशा तो यूं छिपकर नहीं रह सकेगा। अगर उसके न लड़ने की बदौलत एलियंस जीत गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। आखिरकार एंडर ने आर्मी में वापस शामिल होने का फैसला किया। अब एंडर को बैटल स्कूल वापस ले जाने की बजाय उसे फॉर्मिक एलियंस के प्लेनेट के पास मौजूद बेस पर ले जाया गया, जहां उसे आखिरी टेस्ट के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो एंडर एलियंस पर हमला करने वाली पूरी टीम का कमांडर होगा। उसका बेस एक ऐसे प्लेनेट पर था जहां पहले फॉर्मिक्स रहते थे और आज से 30 साल पहले इंसानों ने यहां हमला करके उन्हें भगा दिया। अब एंडर को समझ नहीं आ रहा था कि अगर फॉर्मिक्स अपने प्लेनेट पर आराम से रह रहे थे तो उन पर बेवजह हमला करने की जरूरत क्या थी। इस पर ग्राफ ने कहा कि आज हमला नहीं कर रहे इसका मतलब यह तो नहीं कि कल भी नहीं करेंगे। खैर, फिर डेप एंडर को उसके नए कमरे में ले गया। अगली सुबह जब एंडर की आंख खुली तो उसने टैटू से भरे एक अजीबोगरीब आदमी को देखा और वह डर गया। उस आदमी ने अचानक एंडर को मुक्का मार कर कहा कि उसे किसी पर भरोसा नहीं करना, अपने टीचर्स पर भी नहीं। यह इंसान कोई और नहीं बल्कि मेजर था, यानी कि वह आज तक जिंदा था। तब एंडर ने उससे कहा कि उसे काफी समय से एक चीज समझ नहीं आ रही। जब भी उन्हें मेजर के हमले की वीडियो दिखाई जाती है तो जैसे ही एलियन स्पेसशिप में धमाका होता है वीडियो रुक जाती है। तब मेजर एंडर को पूरी वीडियो दिखाने ले गया और तब यह खुलासा हुआ कि जब मेजर ने मेन स्पेसशिप को तबाह किया तो बाकी सारी फॉर्मिक शिप्स ने हमला करना बंद कर दिया और वे सभी जहाज आसमान से नीचे गिरने लगे। मेजर ने उन्हें समझाया कि फॉर्मिक्स को चींटियों की तरह समझना चाहिए। वे हमेशा अपनी रानी का हुक्म मानते हैं और अगर रानी नहीं रही तो कुछ सोच समझ नहीं पाते और खुद ही मर जाते हैं। यह वीडियो आधी इसलिए दिखाई जाती है क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि मेजर ने रानी को पूरी तरह तबाह किया या नहीं। इसका मतलब यह था कि वे उनके तरीके पर पूरी तरह नहीं चल सकते। अगर फॉर्मिक्स ने नई फौज खड़ी कर ली है तो जाहिर सी बात है कि उनके प्लेनेट पर एक नई रानी भी होगी। मेजर का मानना था कि वे सब पानी की खोज में पृथ्वी पर आए थे। खैर, फिर मेजर ने एंडर को अपनी नई टीम से मिलवाया जो ट्रेनिंग के दौरान उसकी मदद करेगी। इस टीम में बर्नार्ड, वीन, पेट्रा और अलाई शामिल थे। फिर मेजर ने उनकी टीम को बताया कि फॉर्मिक्स पिछले कुछ समय से बहुत तेजी से अपनी आर्मी बढ़ा रहे हैं, इसलिए उन्हें पहले ही फॉर्मिक्स पर हमला करना होगा ताकि वे भविष्य में इंसानों पर हमला करने के बारे में सोच भी न सकें। हालांकि एंडर अब भी यह मान रहा था कि एलियंस अपने काम से काम रख रहे हैं तो उन्हें हमला नहीं करना चाहिए। खैर, अब ट्रेनिंग के लिए उन्हें नकली युद्ध जैसी सिमुलेशंस में भेजा जाएगा जहां एंडर मिशन का लीडर होगा और उसके टीममेट्स ड्रोन से बनी फौज को कमांड करेंगे। अब उनका सबसे जरूरी मकसद था MD-500 हथियार को बचाना, क्योंकि उसके अंदर ही रानी को तबाह करने की ताकत थी। शुरुआत की कुछ लड़ाइयों में तो एंडर और उसकी टीम बिना मुश्किलों के जीत पर हासिल कर रही थी, मगर कुछ महीनों बाद उनकी सिमुलेशंस काफी मुश्किल हो गई। एक दिन एंडर पहला युद्ध हार गया। इसके बाद मेजर ने एंडर को खूब डांटा और तब एंडर ने कहा कि अगर वे रिस्क नहीं लेंगे तो जीत नहीं सकते। खैर, कुछ देर बाद ऊपर से ऑर्डर्स आए कि कल एंडर और उसकी टीम आखिरी सिमुलेशन में जाएगी और अगर वे जीत गए तो एंडर असली आर्मी का कमांडर बन जाएगा। फिर शाम को जब एंडर पेट्रा से बात कर रहा था तो उसने कहा कि वह युद्ध में नहीं जाना चाहता बल्कि दुश्मनों से बात करके उन्हें समझाना चाहता है। तब पेट्रा ने बताया कि रिसर्च के मुताबिक फॉर्मिक एलियन के पास वोकल कॉर्ड्स नहीं है, यानी वे बात नहीं कर सकते। इस पर एंडर ने कहा कि उनसे बात करने का कोई तो तरीका होगा। खैर, अगली सुबह एंडर अपनी टीम के साथ आखिरी सिमुलेशन के लिए तैयार हो गया। इधर ग्राफ, मेजर और बहुत सारे बड़े अफसर्स यह सिमुलेशन देखने आए थे। यह सिमुलेशन फॉर्मिक एलियंस के प्लानेट पर ही होने वाला था। अचानक उन्हें दुश्मनों की फौज दिखाई दी। तब एंडर ने अलाई को MD-500 एक्टिव करने का हुक्म दिया ताकि पेट्रा उससे दुश्मनों पर वार कर सके, लेकिन ऐसा करते ही बाकी फौज अपना प्लेनेट छोड़कर उन पर हमला करने निकल पड़ी। अब MD-500 को रिचार्ज होने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा, तो एंडर ने उसी स्ट्रेटजी से चलने का फैसला किया जो उसने बैटल रूम में इस्तेमाल की थी। उसने अपने मुख्य हथियार को बाकी छोटी छोटी शिप्स को घेर कर ढाल बना दी और पेट्रा को MD-500 को अलायंस के प्लानेट की ओर ले जाने को कहा। जैसे ही प्लानेट के वातावरण में घुसे उनकी ढाल जलने लगी। तब एंडर ने वीन को ड्रोन भेजकर एलियंस का मुकाबला करने को कहा ताकि उनका आगे का रास्ता साफ
हो जाए। फिर जैसे ही MD-500 प्लानट के पास पहुंचा वह रिचार्ज हो चुका था। एंडर ने ऐन वक्त पर पेट्रा को हमला करने का हुक्म दिया और ऐसा करते ही फॉर्मिक प्लानट पर मौजूद हर एक एलियन जलकर भस्म हो गया। आखिरकार वे युद्ध जीत गए। उसी पल सभी लोग जीत का जश्न मनाने लगे, पर तभी एंडर ने देखा कि सिमुलेशन तो खत्म ही नहीं हुई, क्योंकि उन्हें अभी भी जलते हुए प्लानट की तस्वीर दिख रही थी। तभी पीछे से मेजर और ग्राफ ने आकर एंडर का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि उसने इंसानियत को बचा लिया था। तभी यह खुलासा हुआ कि आज का युद्ध कोई सिमुलेशन नहीं बल्कि असली युद्ध था। यह सुनते ही एंडर मानो अंदर से टूट गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने ही फौजियों को ढाल बनाकर उनकी कुर्बानी दे दी थी। साथ ही उसने ऐसे प्राणियों का प्लानट तबाह कर दिया जिन्होंने पिछले 50 सालों से कभी धरती पर हमला भी नहीं किया था। हालांकि बाकी सब उसे हीरो समझते थे, लेकिन एंडर खुद को सिर्फ एक कातिल की नजर से देख रहा था। अब एंडर अपना आपा खोने लगा तो एक नर्स ने तुरंत उसे इंजेक्शन देकर सुला दिया। फिर उसे एक कमरे में ले जाया गया जहाँ पेट्रा उसे देख रही थी। इसके बाद एंडर ने अपने सपने में एक अजीबोगरीब प्राणी देखा और उसे एहसास हुआ कि यह कोई और नहीं बल्कि फॉर्मिक एलियंस की रानी थी, जो हमेशा उसके सपनों में आया करती थी। वह उसे बात करने की कोशिश कर रही थी। आखिरकार एंडर को समझ आया कि रानी को क्या चाहिए। वह तुरंत उठा और कमरे से बाहर भागा। पेट्रा उसके पीछे ऑक्सीजन टैंक लेकर दौड़ी, लेकिन एंडर ने उसे रोककर लौट जाने को कहा, क्योंकि उसे यह काम अकेले ही करना होगा। इसके बाद वह चलते चलते एक खंडहर इमारत तक पहुंचा, जहां उसने फॉर्मिक रानी को उस गोले के साथ देखा। यह गोला असल में एक अंडा था। सच तो यह था कि एलियंस कभी इंसानों पर हमला करने नहीं आए थे, बल्कि वे तो अपने बच्चों के लिए पानी की तलाश कर रहे थे। तभी रानी ने एंडर के करीब आकर उसके कंधे पर अपना पंजा रखा, पर जब उसे एहसास हुआ कि एंडर उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा तो वह पीछे हट गई। अब एंडर समझ गया था कि रानी मरने वाली है, तो उसने अंडा उठाया और वादा किया कि वह इसके लिए एक अच्छा घर ढूंढेगा। अब यह लड़ाई खत्म हो चुकी थी, इसलिए एंडर को प्रमोशन देकर अपनी खुद की स्पेसशिप दे दी गई। अब एंडर अपनी नई स्पेसशिप लेकर अंतरिक्ष की गहराइयों में निकल गया, ताकि वह रानी के अंडे के लिए एक नया प्लानट ढूंढ सके, जिससे फॉर्मिक एलियंस एक बार फिर से जिंदा हो पाए और एंडर अपने पापों का प्रायश्चित कर सके। यहीं पर ही इस मूवी का दी एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।